हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे आज टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 5। एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स आपका स्टार्ट हो रहा है जो कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। बट मुझे लगता है कि अगर बच्चे आज की क्लास देखते, कंप्लीट फॉर्मेट बेस है, आपको बता दूं कंप्लीट फॉर्मेट बेस है, ठीक है, और उतने ही बातें करने वाले आज जितना आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल में पहले 20 मार्क्स कॉस्ट शीट से कैसे मिलेगा उसके बारे में बात करते हैं। #1 बात करेंगे कॉस्ट शीट। इंट्रोडक्शन पार्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग का। मैंने काफ़ी डिटेल्स पहले से लिख के रखा है और किस तरीके से आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी वो बात करेंगे। ये मैंने बताया जैसे कि आपको ये टॉपिक कंप्लीट फॉर्मेट पे, भाई फॉर्मेट आपका फॉर्मेट है कॉस्ट शीट, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एंड अमाउंट का कॉलम आपको देखने मिलेगा। पहले तो बात करते हैं सर प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट बोले तो देखो इसको जब मैं टीवाई लेवल में था भाई, जो हमारे कॉलेज के सर या फिर फ्रेंड सर्कल से नॉलेज थोड़ी मिलती थी, क्योंकि क्लासेस थी नहीं और यूट्यूब पे लेक्चर्स उस टाइम पे इतने अवेलेबल होते नहीं थे, तो मैंने बहुत ईजी पॉइंट ऑफ व्यू से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। कॉस्ट शीट को कैसे समझा था, देखो फाइनल अकाउंट तो मुझे लगता है हर एक बच्चे को ऑलमोस्ट काफी क्लियर होगा, क्योंकि फाइनल अकाउंट उन्होंने स्टार्टिंग से जब से कॉमर्स में इंटर होते तब से चालू होता हो, चाहे सोल प्रोप्राइटर को चाहे हो पार्टनरशिप को। लेकिन हर एक बच्चे को इतने तो आइडिया होता है सर कि ट्रेडिंग के डेबिट में हमारी कौन सी चीजें जाती है, पीएनएल के डेबिट में। बट बच्चे बोलेंगे सर वो तो एफए का टॉपिक है, उसको सीए से कैसे लिंक होगा, कैसे होगा, देखो अभी समझो आप यहाँ पे क्या है। जब बात करते हैं तो पहले ट्रेडिंग की बात कर लो। पहले ट्रेडिंग अकाउंट, पहले तो मैंने ट्रेडिंग की चीजें काफी रटी हुई थी, जैसे बोलते ना कि भाई उस टाइम पे इतना दिमाग नहीं चलता था आदमी का, तो हम लोग क्या किए थे, पूरा रट्टाफिकेशन किए थे कि पहले ओपनिंग आता था, फिर परचेज माइनस रिटर्न करने का, वेजेस, कैरेज, पावर एंड फ्यूल, मोटिव पावर, प्रोडक्टिव वेजेस, मतलब ये सब चीज़ें ऐड करने, मीन्स कंप्लीट डेबिट वाली चीज़ें रहेगी, क्रेडिट वाली चीज़ें रहेगी। यहाँ पे क्रेडिट की बात तो होगी नहीं, मतलब सेल्स टाइप तो चलेगा नहीं, तो आपको डेबिट साइड से स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले कैसे लिंक ध्यान में रखना उसके बारे में जरा बात कर लो आप। पहला ध्यान रखना, एक एक चीज क्लियर करो आप, एक एक चीज क्लियर करो तो फॉर्मेट भी समझेगा आपको। एक तो दिया, पहला ही दे दिया डायरेक्ट मटेरियल, जो हमारे ध्यान रखना यहां पे मटेरियल को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाएगा। कौन से? रॉ मटेरियल सर। एक रॉ मटेरियल, सेकेंड आता है WIP, लास्ट आता है फिनिश्ड गुड्स या फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट आता है। 3 पार्ट में डिवाइड है। तो पहले रॉ मटेरियल की बातें हमारी होंगी भाई। डायरेक्ट मटेरियल में कौन कौन सी चीजें आने वाली हैं उसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे और डिटेल ऐड कर देता हूँ। रॉ मटेरियल का मतलब ये होता है, देखो इधर समझो आप, वैसे तो मैंने पहले से ही आगे लिखा बट यहाँ पे समझ लो आप। पहली इंफॉर्मेशन, ध्यान से देखना, पहली इंफॉर्मेशन कौन सा ध्यान रखना, डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। अब डायरेक्ट मटेरियल में क्या चीज़ें आने वाली हैं भाई, क्या आपके सिलेबस में है, क्या आपके फॉर्मेट में है, उसके बारे में ज़रा बातें होंगी। पहले तो आता है हमारा, हर जगह ध्यान होगा, अगर आपको थोड़ा सा भी पता होगा भाई, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक किसका ध्यान रखना है? रॉ मटेरियल का। ये तो हर जगह, और ट्रेडिंग के डेबिट में भी यही आता था और उसमें ऐड करते थे, अगर थोड़ा सा भी ध्यान होगा आपको भाई। रॉ मटेरियल जो पहले से, ठीक है, उसमें ऐड कर दो आप अपना परचेज। और इसको लाते टाइम ध्यान रखना, जब आप परचेज करते हो तो परचेज करते टाइम जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं, वर्ड ध्यान रखना, परचेज करते टाइम जो एक्सपेंसेस होते हैं, इसका मतलब है सर आप कैरेज की बात कर रहे हो, बिल्कुल, वो भी कैरेज इनवर्ड की बात हो रही है। कैरेज में भी कौन सा? इनवर्ड, क्योंकि आउटवर्ड आपको पता होना चाहिए भाई। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग पढ़े हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़े हो, तो आपको पता होना चाहिए कैरेज आउटवर्ड हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है, तो वहां पे जाएगा। कैरेज इनवर्ड वाला पार्ट इधर आएंगे। और सेलिंग को लेके कोई एक्सपेंसेस और आपको दिखता है क्या? दिमाग दौड़ाओ और बताओ। सेलिंग को लेके, सॉरी सेलिंग बोल रहे, परचेज के टाइम पे कोई और चीज़ें हमारी दिखने वाली हैं? बच्चे परेशान सोच रहे हैं और कौन सी चीज़ें हमारी दिखती हैं, कौन सी चीज़ें दिखती हैं, कौन सी चीज़ें दिखती हैं। पहले दिखती थी, अब नहीं दिखेंगी, क्योंकि आपके सिलेबस से हटा दिया गया है जब से GST आया। अब माइनस वाली चीज़ें देखेंगे, और माइनस क्या होगा? इतना तो हर किसी को पता होगा सर, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर मैं पूछूं ये फॉर्मेट आपने कहीं देखा कॉस्ट शीट से पहले
कॉस्ट शीट से पहले कहीं भी देखा तो आपको याद आ जाना चाहिए तुरंत, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट में ये फॉर्मेट इतना देखा है आपने, इतना तो कहानी आपने देखा था, बस वहां पे लिखने का थोड़ा सा वर्डिंग का फॉर्मेट अलग चलता है। तो इसका मतलब है डायरेक्ट मटेरियल मिल जाएगा। पहला तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल सर काफ़ी बच्चे बोलेंगे आपने वेजेस नहीं ऐड किया, क्योंकि कॉस्ट शीट में वेजेस को अलग से रखा गया भाई। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस की बात मतलब होती है भाई प्रोडक्टिव वेजेस की बात हो रही है, प्रोडक्टिव वेजेस जो हमारे होते हैं यहाँ पे आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका थर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मोस्ट ऑफ 99% सब में डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्लियर मेंशन होता है कि भाई डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम वर्ड बोल रहे हैं। और जब ये तीनों चीजें हमारी प्लस होके निकल के आती है, मतलब 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, जब ये तीनों निकल के आएंगे तो ये हमारा बना देता है सर प्राइम कॉस्ट। क्या बनाएगा ये? प्राइम कॉस्ट। 1 2 3 मिला के बनाएंगे फोर्थ नंबर टेबल का, जो कि बना देंगे प्राइम कॉस्ट। ध्यान से रखना, कंप्लीट काफी इजी टॉपिक है, काफी सिंपल टॉपिक है, और आज का लेक्चर प्लस 2 से 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही डिसाइड करेगा कॉस्ट शीट का आपका नंबर। क्लियर है कि नहीं? तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, और कोई न्यू चीजें नहीं आएंगी, सिर्फ आपको उसको सही वे में अरेंज करना सीखना है। बाकी ऐसा कोई वर्ड नहीं है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं, कोई ऐसा वर्ड आप देखोगे नहीं जो कि आपने नहीं सुना होगा। कंप्लीट हर एक वर्ड आपने सुना, बस उसको सही अरेंज करना आपको सीखना पड़ेगा। इसका मतलब सर फॉर्मेट की जब बात करते देखो ना, 4 नंबर तक सेट हो गया कि नहीं हो गया? मटेरियल प्लस वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस को सेट किया, क्या मिल गया? प्राइम कॉस्ट मिल गया सर, प्राइम कॉस्ट। क्लियर है कि नहीं? प्राइम कॉस्ट को लेके बहुत टाइम पे वो शॉर्ट नोट्स भी पूछा जाता है, तो प्राइम कॉस्ट का जब शॉर्ट नोट्स पूछा जाएगा तो ये फॉर्मेट भी आपको इतना दिखाना पड़ेगा। डायरेक्ट मटेरियल में कौन कौन सी चीजें आती है वो बतानी पड़ेगी। डायरेक्ट वेजेस में वेजेस ही हमारा प्रोडक्टिव वेजेस आता है, एंड एक्सपेंसेस आता है। तो शॉर्ट नोट्स आप अपना ओन का बना सकते हो। चलो उसके बाद वर्क्स ओवरहेड। वर्क्स ओवरहेड मतलब देखो कैसे इसको ध्यान में रखना, बहुत सिंपल तरीके से बता देता हूं भाई। अब इससे शॉर्ट एंड सिंपल कुछ नहीं बता सकता। आपने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा? सर बिल्कुल पढ़ा। मैंने पूछा आपसे कौन कौन सी चीजें आती है, तो आपको पहले से ही पता होगा सर। पहले ओपनिंग आता था, परचेज आता था, कैरेज इनवर्ड आता था, फ्रेट इनवर्ड आता था, वेजेस आता था। वेजेस में भी डायरेक्ट वेजेस मींस प्रोडक्टिव वेजेस आता था, ऑलरेडी हो चुका है। एंड हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस वर्ड आता था, और उसके अंडर रिमेनिंग चीजें हमारी आती थी। जिससे कौन कौन सी? सर फ्यूल आता था, फैक्ट्री का रेंट आता था, फैक्ट्री का मींस लाइटिंग आता था, हीटिंग एंड लाइटिंग जिसको बोलते थे, पावर फ्यूल आते थे, कोल गैस वाटर आते थे। मतलब इस तरीके से बहुत सारे एक्सपेंसेस आपने वहां पे देखे हैं। तो मैंने बताया भाई जिस एक्सपेंसेस को मैंने यहां साइड कर दिया, बाकी रिमेनिंग बचे हुए जो एक्सपेंसेस है उनको आप कवर करोगे वर्क्स ओवरहेड में। मैंने क्या सेंटेंस रिपीट किया, ध्यान से सुन लेना। मैंने ये चीज बोला बहुत सिंपल तरीके से, ट्रेडिंग अकाउंट पे जो चीजें आपने पढ़ी हैं, डेबिट की बात हो रही है, डेबिट साइड में आप ये 3 को निकालो, बाकी रिमेनिंग जो बच गए उनको सेट कर दो आप वर्क्स ओवरहेड में। अब लिखूंगा, अगर मैं लिखूंगा एक एक एक्सपेंसेस आपको काउंट कराऊंगा तो लेंथ हो जाएगी ज्यादा। और जैसे आप लोगों को पता है कि भाई कौन कौन सी चीजें वहां पे आती थी, मैंने ऑलरेडी काफी नाम आपको काउंट करा दिए, तो नाम जरा देख लेते कौन कौन सी चीजें आती। देखो इधर डायरेक्ट मटेरियल का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बता चुका, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर दूंगा, आ जाएगा मटेरियल। जरा कुछ एग्जांपल्स देखते हो। वर्क्स ओवरहेड, इनडायरेक्ट वेजेस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अनप्रोडक्टिव वेजेस के नाम से भी ये दिखने वाला आपको। फ्यूल दिखेगा, रिपेयर प्लांट दिखेगा, फैक्ट्री रेंट दिखेगा, डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री वर्ड लग जाएगा, क्योंकि ध्यान रखना बहुत सारे ऑफिस में वाले भी, जैसे रेंट आया तो रेंट कहां जाना चाहिए सर? ऑफिस में जाना चाहिए, मींस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में जाना चाहिए, बट लिख दिया फैक्ट्री रेंट, तो फैक्ट्री सर नाम मेंशन किया, तो जब नाम मेंशन कर दे रहा है तो सोचो मत, वो फैक्ट्री मींस वर्क्स ओवरहेड में आने वाला है। और बाकी कुछ चीजों का आपको लॉजिक लगाना है, जैसे प्लांट एंड मशीन की जब बात होती है, वो चाहे रिपेयर हो, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे मेंटेनेंस की बात हो, चाहे उस पर डेप्री की बात हो, कंप्लीट चीजें यहां पे शिफ्ट होंगी। रिपेयर हो गया, डेप्री हो गया, मेंटेनेंस हो गया, कंप्लीट यहां पे आएगा। पावर फ्यूल यहीं आने वाले, पावर फ्यूल ऑलरेडी यहाँ पे मैंने लिखा है। मतलब कुछ एग्जांपल लिखा जिससे एक आइडिया आपको चल जाए कि भाई कौन कौन सी चीजें हमारे वर्क्स ओवरहेड में आती हैं। इसका मतलब आई होप हर एक बच्चे को समझा मैंने क्या बताया। रिटर्न आते हैं जरा इस पे, वर्क्स ओवरहेड। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे वर्क्स इन प्रोग्रेस, WIP। WIP ध्यान रखना कहां पे सेट होता है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क्स ओवरहेड के बाद सेट होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सम्स आपको आएंगे, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग तीनों का दिया है। तीनों मतलब कौन से सर? रॉ मटेरियल का। तो रॉ मटेरियल का तो आप यहां पे सेट करोगे, ये मटेरियल वाले में सेट करोगे। WIP कहां सेट करने वाले हो? WIP इधर सेट करने होगे, वर्क इन प्रोग्रेस WIP। रेयर केस में दिखता है, कुछ एग्जांपल्स पे आपको जरूर देखने मिलेगा, प्रैक्टिस करेंगे तो वहां सीखेंगे। मोस्टली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो तो भाई ये प्राइम कॉस्ट तक तो हर सब में दिया ही रहेगा।
हर सम में इतना दिया रहेगा। उसके बाद देखो वर्क्स ओवरहेड तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये हमेशा आएगा। वर्क इन प्रोग्रेस मैंने बताया कुछ मतलब 30 to 40% सब में रहेगा, बाकी में नहीं रहेगा, तो ये हटा रहेगा तो लिखना है, नहीं रहेगा तो हटा दो। ये प्लस होता है ना, तो क्या मिलेगा, वर्क कॉस्ट 4 + 5 + 6 4 बोले तो प्राइम कॉस्ट प्लस वर्क्स ओवरहेड को प्लस करोगे प्लस WIP। अगर WIP नहीं है सर तो इसको हटाओ, तो 4 + 5 लिखने का वर्क्स कॉस्ट। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जरा आगे बढ़ते हैं भाई। वर्क कॉस्ट के बाद ऑफिस मतलब ट्रेडिंग की, डेबिट की, हमने हर एक चीजें बात कर ली कि नहीं। मटेरियल की बात कर लिया, मटेरियल में हमारे ओपनिंग क्लोजिंग माइनस जो भी था वो हो गया। वेजेस की बात कर लिया, एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात कर लिया। बाकी रिमेनिंग जो बचे हुए खर्चे थे उनको हमने कहाँ पे सेट कर दिया सर, वर्क ओवरहेड में, और WIP को सेटअप कर दिया, वर्क कॉस्ट मिल गया। उसके बाद PNL में शिफ्ट हो जाओ। PNL के खर्चे अगर आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ा है तो वहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड होते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल। तो यहाँ पे फाइनेंस की तो बात आप करो मत, फाइनेंस को हटा दो। बचे कौन से सर, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हमारे बचते हैं। तो 2 को तो याद है ना आपको भाई। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब सर बिल्कुल याद है, ऑफिस के बारे में बात होती थी, तो मींस ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस वहां पे आते थे, बिल्कुल राइट है। वो चीजें वही एक्सपेंस जो आप वहां पे पढ़ते हुए आए हो उनको रिकॉर्ड करना है। बट कुछ चीजें हमारी ऐसी रहेंगी जो एग्जैक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेट करेंगे, तो उनको इग्नोर करना है। जो कि आगे आने वाले सम्स जो हमारे स्टार्ट होंगे तो वहां पे नोट करा दूंगा, तो वहां पे आप नोट करते चलना सम्स के हिसाब से। 2 4 6 सम 8 सम 10 सम प्रैक्टिस करोगे तो कंप्लीट आपको आइडिया हो जाएगा कि क्यों नहीं रिकॉर्ड करना और ये क्यों फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एग्जैक्ट पार्ट होते हैं। क्लियर है कि नहीं है? इसका मतलब सर नेक्स्ट टॉपिक जब आप आओगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आएगा। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स मतलब समझ गया कि नहीं भाई? ऑफिस रेंट, ऑफिस के जो भी खर्चे होते हैं जैसे ऑडिट फीस हो गया, डायरेक्टर्स फीस हो गया, सैलरी हो गया, मैनेजर सैलरी हो गए, ऑफिस का रेंट है, ऑफिस की लाइट है, ये सब खर्चे यहाँ पे आएंगे। चलो कुछ एक्सपेंसेस थोड़े से ओवरहेड्स वाले जो हमारे पार्ट है ना उनके बारे में बात कर लिया जाए। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखा है भाई। ऑफिस का रेंट, रेट टैक्सेस, मैनेजर सैलरी, डायरेक्टर सैलरी, डेप्रिसिएशन ऑफिस फर्नीचर, ऑडिट फीस, सैलरी टू स्टाफ, लीगल एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस। मतलब जो भी हमारे PNL वाले पार्ट है, ऐसा लॉजिक ऐसा सेंस लगा के चलना, वो यहाँ रिकॉर्ड हो जाएंगे। क्लियर है? आई होप क्लियर कॉन्सेप्ट है। देखो ना कहां तक सेट हो गए भाई। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया हमारा, ये प्लस कर दोगे किसमें, वर्क कॉस्ट में, तो क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ध्यान रखना स्टेप यही इंपॉर्टेंट है भाई, किसमें क्या प्लस करने पे क्या मिलने वाला, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा भाई। उसके बाद फिनिश्ड गुड्स जो मैंने बताया था, इसका क्या दिया रहेगा, हमेशा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ही दिया रहेगा, तो आपको सेट करना पड़ेगा। और बहुत सारे केसेस में जैसे पता है 30% केस में दिया होगा, अदरवाइज नहीं देते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स ऑफ सोल्ड कैसे मिलता है सर, 9 + 10, मतलब जब इसमें फिनिश गुड्स करते हो तो। और लास्ट आपका पार्ट आता है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, मतलब सेलिंग से रिलेटेड जो भी आपके खर्चे होते हैं, जैसे कमीशन हो गए, एडवर्टाइजमेंट हो गया, सेल्समैन सैलरी हो गया, डिलीवरी वैन का आपका डेप्री, इंश्योरेंस जो भी होता है, रिपेयर्स हो गया, सब कंप्लीट इसमें आएगा। मतलब सेलिंग पर्पस के लिए या फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो हमारे एक्सपेंसेस होते थे वो यहाँ पे आने वाले हैं। वो प्लस होगा तो मिलता है कॉस्ट ऑफ सेल, एंड कॉस्ट ऑफ सेल में प्रॉफिट ऐड होता है। प्रॉफिट ऐड होता है तो हमें मिल जाएगा सेल्स। इस तरीके से ये फॉर्मेट आपका कंप्लीट होता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के कुछ एग्जाम्पल्स है जो कि मुझे लगता है आपको नोट डाउन करने चाहिए, तो आगे आने वाले सम्स में काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगा। यहाँ पे लिख के रखा कैरेज आउटवर्ड हो गया, कमीशन ऑन सेल, सेल्समैन सैलरी, ट्रेड फेयर एक्सपेंसेस, मतलब इस तरीके से एक्सपेंसेस मैंने लिखा है, तो आपको नोट डाउन कर लेना है। और इसका लिंक तो मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है TY क्लास को, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ के आए हो आप। फाइनल अकाउंट ऑलमोस्ट मुझे लगता है हर एक क्लास में आपने पढ़ी है, तो इतना तो सेंस लगा लोगे कि ये एक्सपेंसेस का रिलेशन हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से क्यों है। क्लियर है कि नहीं है? ये अगर नोट डाउन किया तो आपको आज की क्लास में सिर्फ क्या ध्यान में रखना है वो चीज देखो। ये तो नोट डाउन कर लिया रहेगा, आई होप हर एक बच्चे ने, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपका कि ये फॉर्मेट एटलीस्ट आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? ये मैंने कंप्लीट फॉर्मेट लिखा भाई। इसके बाद आपके प्रैक्टिकल आपके सिलेबस है ऑलरेडी और फॉर्मेट है, बट आपके सिलेबस में नहीं। आपके सिलेबस में जितना काम है मैंने उतना बातें कर लिया। 1 से लेके स्टार्ट होगा, ध्यान रखना, फिर से मेंशन कर दें और बता दिया जाए कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिस पे आपको फोकस रखना बहुत जरूरी है भाई। डायरेक्ट मटेरियल हर सब में रहेगा, डायरेक्ट वेजेस हर सब में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हर सब में, प्राइम कॉस्ट तीनों को प्लस करके आने वाला है। वर्क कॉस्ट हर सब में दिखेगा, WIP कुछ ही सब में दिखने वाला है, तो इसको मींस ध्यान में रखना है, WIP कुछ सब में ही दिखेगा, तो दोनों प्लस करोगे तो वर्क कॉस्ट मिल जाएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस आपको दिखने वाला है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा, प्लस करने पर फिनिश गुड्स कुछ केसेस में आपको दिखेगा, कॉस्ट ऑफ सेल,
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखेगा, कॉस्ट ऑफ सेल, प्रॉफिट एंड सेल्स। मीन्स सिर्फ WIP ध्यान रखना, फिनिश गुड्स ध्यान रखना, बाकी ऑलमोस्ट हर सब में दिखने वाली चीजें हैं। अब ये नहीं है प्राइम कॉस्ट हर सब में नहीं दिखेगा भाई, ये तो आपको प्लस करने पे आता है ना प्राइम कॉस्ट, ये ध्यान रखना। प्राइम कॉस्ट हो गया, वर्क कॉस्ट हो गया, ये सब जो ब्लैक में हाईलाइट है ये तो प्लस करने पे आते हैं, नहीं तो बच्चों का टेंशन बढ़ जाएगा, सर ये क्वेश्चन में थोड़ी दिखने वाला है। ये सब चीज़ें तो प्लस, देखो अब आधी चीज़ें तो हमारी प्लस करने पे ही आती हैं, देख लो ना 1 2 3 4 5 6 6 निकाल दो, प्लस 2 और निकाल दो 8, तो बचा कितना लंबा फॉर्मेट, बहुत काफ़ी छोटा सा फॉर्मेट हो जाता है। क्लियर है, उतनी ही बातें किया जितना मुझे लगता है प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है। क्लियर, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। मेरा सजेशन है भाई आज की क्लास में आपको इसको नोट डाउन कर लेना, थोड़ा सा याद कर लेना कॉन्सेप्ट। एक बार जो नोट्स मैंने लिखा है कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, डायरेक्ट मटेरियल का कॉन्सेप्ट, वर्क ओवरहेड में क्या क्या चीज़ें हमारी आती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या आती हैं, और लास्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या चीज़ें आती है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपने कर लिया तो समझिए कॉस्ट शीट का 20 नहीं तो एटलीस्ट मतलब आपका कंप्लीट भी नहीं होता तो भी पोस्टिंग के जितने नंबर्स पॉसिबल है 15 16 17 14 जैसा भी आपने पोस्ट किया रहेगा उसके हिसाब से नंबर मिलेगा। और अगर मुझे लगता है 10 to 15 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर आपने कर लिया तो कॉस्ट शीट का 20 मार्क्स आपको मिल गया, क्योंकि काफी सिंपल टॉपिक है, कंप्लीट फॉर्मेट बेस पे चलने वाला टॉपिक है। क्लियर है, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। भाई प्रैक्टिकल स्टार्ट होने से पहले जरूर एक बार क्लियर कर लेना, तभी बेनिफिट प्रैक्टिकल का मिलेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम रहेगा। ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी प्रैक्टिकल समझ में आएंगे। आई थिंक 2 से 3 प्रैक्टिकल कर लोगे तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। क्लियर, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी अभी भी किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करो ताकि उनको इस चैनल से ना बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कॉस्ट शीट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।